हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सबकी फेवरेट वेब सीरीज डोंट बी टू इमोशनल के 8वें एपिसोड का एक्सप्लेन शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को हाइप ज़रूर करिए। अगर आपको हाइप का ऑप्शन आ रहा है, हाइप करना इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। तो डोंट बी टू इमोशनल के 8वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बिग जेन की सच्चाई को जानने के बाद लिटिल जेन भी बहुत ही डिस्परेट वे में उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो बौखला जाता है और बिग जेन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से लिटिल जेन उसके ऊपर गिर जाता है और बिग जेन भी उसकी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो उसके करीब आकर उसे किस करने ही वाला था। लेकिन तभी वो अपनी फीलिंग्स को रोकते हुए उसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो जेनाली? और लिटिल जेन भी उसे कहने लगता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी वो फिर से उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगता है बहुत ही डेस्परेटली। और ये बात बिग जेन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इसकी वजह से वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये बात लेजेंड को बहुत ही बुरी लगती है और वो फिर से इमोशनल होकर रोने लगता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि बिग जेन के बहुत ही बड़े बंगले में एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक लड़का स्माइल करते हुए कहने लगता है, जेपी फाइनली मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। और उस लड़के को भी करीब आने के बाद बिग जेन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि तुम कैसे हो लिटिल बास्टर जेमी? मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। तुम्हारी फ्लाइट कैसी थी वैसे? और फ्लाइट का जेमी भी उससे कहने लगता है कि दरअसल मेरी फ्लाइट बहुत ही अच्छी थी। मैं पहली बार अकेले ट्रैवल किया हूँ, लेकिन क्रू मेंबर्स ने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। और बिग जेन भी उससे कहने लगता है कि वैसे इसकी वजह से क्योंकि तुमने पहली क्लास की टिकट ली हुई थी, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन तभी वो लड़का भी बिग जेन के असिस्टेंट को स्माइल करते हुए कहने लगता है कि कैसी हैं आप? और वो असिस्टेंट भी कहने लगती है कि वैसे पिछली बार हम मिले थे तो आप बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, लेकिन फिर भी आपको मैं याद हूँ। और वो लड़का भी कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ मिस। मैं पिछली बार मैं जब थाईलैंड में आया था तो आपने ही मेरा कितना ख्याल रखा था। मैंने आपके साथ ही बहुत ही टाइम स्पेंड किया था, बीजेन और मेरे डैड के अलावा। जिसके बाद वो उसे ताना मारने के बाद बिगचैन को घूरते हुए कहने लगता है कि वैसे इस बार आपको अपना प्रॉमिस निभाना पड़ेगा। आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, ट्रैवल कराना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। और बिगचैन भी उसे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स हम बहुत ही डिलीशियस खाना खाएंगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और अगली सुबह हम देखते हैं कि बिग जेन ये बात नोटिस कर रहा था कि बार बार लिटिल जेन उसी की तरफ देखे जा रहा था छुपकर। जिसके बाद बिग जेन भी उसके करीब आते हुए उसे घूरने लगता है और लिटिल जेन भी उसे कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आखिर क्या बात है? लेकिन तभी बिग जेन भी उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक नया काम देने वाला हूँ मिस्टर सेक्रेटरी। लेकिन तभी लिटिल जेन भी खड़ा होकर उसे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मुझे बताइए कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। लेकिन तभी बिग जेन भी उसे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक नानी खोजो। लेकिन तभी उसके मुँह से ये बात सुनने के बाद लिटिल जेन भी चौंक कर कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, ये एक नानी? अभी मुझे ये बात बताना बिग जेन कि तुम्हें एक बच्चा भी है। लेकिन तभी उसकी बात को इग्नोर करते हुए बिग जेन उसके और भी ज़्यादा मज़े लेने के लिए उसे नहीं बताता कि दरअसल वो उसका लड़का नहीं है। जिसके बाद वो उसे बताने लगता है कि लड़के की उम्र 11 साल है और वो आधा अमरीकी और आधा थाई है और उसका नाम जेमी है। वैसे मैंने स्कूल के बारे में सब कुछ देख लिया, लेकिन उसे स्कूल से लाने के लिए मुझे कोई चाहिए और जब मैं ट्रैवल करूँ तो फिर उसे संभालने के लिए भी। लेकिन तभी जेनाली भी उससे कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी कंपनियों को ईमेल्स भेज दूंगा नैनी के बारे में। लेकिन तभी अचानक से बिग जेन भी रुकते हुए कहने लगता है कि वैसे जेनाली, क्या तुम आज रात फ्री हो? और लिटिल जेन भी उसे कहने लगता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, क्या बात है? और बिग जेन भी उसे घूरते हुए कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? और लिटिल जेन भी चौंकते हुए कहने लगता है कि क्या कहा तुमने, डिनर? जिसके बाद उन दोनों को ऑफिस छोड़ने के बाद वही उसकी स्पोर्ट कार में बिग जेन लिटिल जेन को उसके बंगले पर लेकर आता है, जहाँ पर वो लड़का जेमी भी स्माइल करते हुए बिग जेन को गले लगा लेता है। लेकिन तभी जेन भी अपना मूड ठीक करते हुए उस लड़के को ग्रीट करता है और वो लड़का भी बिग जेन से कहने लगता है कि वैसे ये कौन है? और जेनाली भी उस लड़के को कहने लगता है स्माइल करते हुए कि मैं लिटिल जेन हूँ। और वो लड़का भी कहने लगता है कि तो भी जेन, इसका नाम तो आपकी तरह है। लेकिन तभी बिग जेन भी उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि दरअसल ये मुझे जेपी बुलाता है, जेन पैट्रिक मेरा शॉर्ट फॉर्म। लेकिन तभी उसकी बात सुनने के बाद लिटिल जेन भी उस लड़के को कहने लगता है कि दरअसल जेमी, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पापा को तुम डैड कहकर ही पुकारो। लेकिन तभी वो लड़का और वो असिस्टेंट भी हंसने लगते हैं लिटिल जेन की बात के ऊपर
और बिग जिन भी उसके मजे ले रहा था। लेकिन तभी वो लड़का जेमी भी कहने लगता है कि बिग जिन आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया? वैसे मैं तुम्हें बता दूं लिटिल जिन कि मैं दरअसल इसका बेटा नहीं हूँ बल्कि ये मेरे बड़े भैया है। लेकिन तभी बिग जिन भी लिटिल जिन को करते हुए कहने लगता है कि मैंने इसे कोई भी ठीक नहीं किया, ये खुद ही किसी भी कंक्लूजन के ऊपर आ जाता है, खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी बिग जिन भी उसके छोटे भाई को कहने लगता है कि चलो मैंने रेस्टोरेंट बुक करके रखा हुआ है, जिसके बाद वो बहुत ही बड़ी मॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर बिग जिन उन दोनों को कहने लगता है कि तुम दोनों को क्या चाहिए खाने को, जहाँ पर लिटिल जिन को भी उसके छोटे भाई के एलर्जीज के बारे में पता चलता है जो उसे पीनट के बारे में थी, जिसके बाद वो उसी मॉल में गेम खेलने लगते हैं और बिग जिन भी उन्हें जॉइन करता है। लेकिन तभी आके बिग जेन लिटिल जेन को उसके छोटे भाई के साथ मस्ती करते हुए देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। लेकिन तभी बीच में वो लिटिल जेन को कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था नन्ही ढूंढने का, वो कहाँ तक पहुँचा है? और लिटिल जेन भी उससे कहने लगता है कि दरअसल मैंने ईमेल तो किया था लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आया अभी तक। लेकिन तभी बिग जेन भी उसे कहने लगता है कि ज़रूरत भी नहीं है वैसे, मुझे एक शख्स मिल गया है। लेकिन तभी वो उससे घूरते हुए कहने लगता है कि और वो तुम हो। जिसके बाद वो उसको ऑफ़र करता है कि वो उसके छोटे भाई के लिए नन्ही का काम कर सकता है, उनके ऑफ़िस छूटने के बाद, क्योंकि उसके ख़्याल से उसके छोटे भाई जेमी को वो बहुत ही पसंद आया है। लेकिन तभी उसका छोटा भाई भी जेमी लिटिल जेन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि लिटिल जेन तुम हमारे साथ आकर रह सकते हो, है ना? वैसे जेमी भी यही चाहता है कि तुम भी उसके साथ आकर रहो। वैसे मुझे पता चल जाता है कि मेरे बड़े भाई को क्या चाहिए उसका चेहरा देखने के बाद ही। लेकिन तभी बिग जेन भी उसे डाँटते हुए कहने लगता है कि लिटिल रास्कर, तुम अपनी बातों को थोड़ा सँभल कर कहो। लेकिन तभी वो भी लिटिल जेन को घूरते हुए देखने लगता है और आगे हम देखते हैं कि लिटिल जेन अपना सारा सामान पैक करके बिग जेन के पहले जैसे दिखने वाले घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उसके बंगले के लिविंग रूम में उसके मॉम-डैड की तस्वीर भी लगी हुई थी बहुत ही बड़ी। लेकिन तभी उसके असिस्टेंट में भी आने के बाद लिटिल जेन को ग्रीट करते हुए कहने लगती है कि वेलकम है तुम्हारा यहाँ पर। वैसे बहुत दिनों से यानी कि बहुत सालों से हमारे मास्टर जेन बहुत ही अकेलेपन से गुज़र रहे हैं। तुम्हारे आने के बाद उन्हें कंपनी मिलेगी और ये बात जानकर लिटिल जेन को भी अच्छा लगता है कि बिग जेन की ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, दरअसल वो सिंगल है। लेकिन तभी बिग जिन भी उसे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे रूम को दिखाता हूँ तुम्हें घर को दिखाते हुए। जिसके बाद वो दोनों ही सीढ़ियों से गुजरते हुए एक गलियारे में चले आते हैं जहाँ पर बहुत ही बड़ा एक कमरा का दरवाज़ा दिख रहा था और लिटिल जिन भी उसी की तरफ देखे जा रहा था। लेकिन तभी बिग जिन भी उसे कहने लगता है कि वैसे तुम वहाँ पर जा नहीं सकते हो क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और जेनाली भी उसे कहने लगता है कि क्या तुमने रिस्ट्रिक्टेड एरिया। लेकिन तभी बिग जेन भी उससे कहने लगता है कि वहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वह मेरी प्राइवेट रूम है। और ये बात सुनने के बाद लिटिल जेन को भी बहुत ही सस्पिशियस फील होता है, जिसके बाद आगे बिग जेन उसे उसके कमरे में लेकर आता है और उसके कमरे को देखने के बाद लिटिल जेन भी कहने लगता है कि दरअसल मैं बहुत ही खुश हूँ, ये कमरा तो बहुत ही बड़ा है और ये सोफ़ा और बेड भी कितने मुलायम लग रहे हैं मुझे। लेकिन तभी बिग जेन भी उसे कहने लगता है कि क्या तुम खुश हो? और लिटिल जेन भी उसे कहने लगता है कि हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी दुनिया को मैं अच्छे से अभी समझ पाऊँगा। लेकिन तभी अचानक से वो उसके बेड के ऊपर लेटकर हँसने लगता है और बिग जेन भी उसके करीब बैठकर उसके चेहरे को छूने लगता है। लेकिन तभी उसे देखते हुए वो फिर से अपने मन में सोचने लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और रेड फ्लैग हो, लेकिन मैं तुम्हारे करीब आने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं सारी बाउंड्रीज़ को भी तुम्हारे लिए क्रॉस कर दूँगा। लेकिन तभी लिटिल जेन भी उसकी फीलिंग्स को रोकते हुए बेड से उठ जाता है, लेकिन तभी बिग जेन भी उसे सॉरी बोलते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद वो उसे उसका शेड्यूल सेंड कर देता है, जिसे देखने के बाद लिटिल जेन भी उसे कहने लगता है कि वैसे तुम्हारे छोटे भाई का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा पैक्ड है जैसा तुम्हारा है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि वो उसके छोटे भाई जेमी को उसकी ट्यूटरिंग करवा रहा था, लेकिन तभी उसका छोटा भाई जेमी भी लिटिल जेन को कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना लेते हो। लेकिन तभी लिटिल जेन भी कहने लगता है कि दरअसल मैंने बंद किया है। लेकिन तभी उसका छोटा भाई ज़िद करने लगता है, जहाँ पर जेनाली भी उसे कहने लगता है कि तुम क्या चाहते हो मैं क्या ड्रा करूँ? और बिग जेन का छोटा भाई भी उसे देखते हुए कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जेबी को ड्रा करो। लेकिन तभी लिटिल जेन भी उससे कहने लगता है कि ऑफ़ कोर्स मैं तुम्हारे लिए करूँगा और वो बिग जेन को सामने देखते हुए उसे ड्रा करने लगता है उसके पैड में। लेकिन तभी अचानक से जब वो उसे ड्रा कर रहा था, उसे फिर से पुराने दिनों की याद आते हुए
वो बिग जैन को फिर से इमेजिन करने लगता है उसी डेविल के विंग्स के साथ। लेकिन तभी लिटिल जैन अली बहुत ही ज़्यादा हँस रहा था, जिसकी वजह से बिग जैन भी उसके करीब आते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे ड्रॉ करते हुए वैसे फेसेस बना रहे हो, क्या फिर से तुम मुझे एक डेविल के रूप में ही ड्रॉ कर रहे हो? लेकिन तभी लिटिल जैन भी हँसते हुए कहने लगता है कि वैसे तुम सही हो, तुम तो एक डीमन हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम। जिसके बाद बिग जैन भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और उसका छोटा भाई भी हँसने लगता है। जिसके बाद आगे उसके भाई के साथ हुई बॉन्डिंग के कारण बिग जैन भी उसके ऊपर बहुत ही खुश था। लेकिन तभी आगे जब वो एक साथ खेल रहे थे घर में, लेकिन तभी बिग जैन उसके छोटे भाई को डाँटने लगता है, जिसके ऊपर ताना मारते हुए लिटिल जैन भी कहने लगता है कि देखा तुम्हारा बड़ा भाई ऐसे ही बॉसी रूप में तुम्हें स्कूल करता रहता है, जैसे कि वो मुझे ऑफ़िस में करता है। और उसका भाई भी हँसते हुए कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि ये बस मुझे ही डाँटता है। लेकिन तभी अचानक से उसके छोटे भाई के फ़ोन के ऊपर उसके डैड का कॉल आ जाता है और इसे देखने के बाद बिग जिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बहुत ही गुस्से में खाना खाने लगता है। लेकिन तभी आगे उसके डैड भी उसके छोटे भाई को बताने लगते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है और उन्हें एक मीटिंग के लिए चाइना जाना है। लेकिन तभी उसका छोटा भाई भी कहने लगता है कि रुकिए डैड, अभी आप जेबी से बात कर लीजिए। लेकिन तभी उसके डैड भी इग्नोर करते हुए कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, मैं बिज़ी हूँ। जिसके बाद वो फ़ोन को काट देते हैं और बिग जिन को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था और ये बात भी लिटिल जिन देख लेता है। लेकिन तभी अगली सुबह जब वह उसके ऑफिस में उसके दोस्त कैब के साथ बातचीत कर रहा था, तभी उसके वो कलीग्स भी उसे ताना मारते हुए कहने लगते हैं कि तुम तो सीईओ के अभी छोटे भाई को भी नैनी की तरह उसका ख्याल रख रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कनेक्शंस है, इसी की वजह से तुम ये सब कर पा रहे हो। हम कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन हमें तो कभी मौका नहीं मिला ऐसा। लेकिन तभी वो दोनों ही उसे मज़ाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं कि तुम तो बॉस के घर में सोते भी हो। लेकिन तभी उन्हें हँसते हुए देखने के बाद लिटिल चैन भी उनसे कहने लगता है कि दरअसल मैं ये सब कुछ करता हूँ जो तुम कह रहे हो, लेकिन मैं अपना काम भी कंप्लीट करता हूँ। लेकिन तभी उसका दोस्त गैब भी उन दोनों के सामने उसे डिफेंड करते हुए वहाँ से जाने को बोलता है। जिसके बाद उसको ऑफिस छोड़ने के बाद जेनाली बिग जेन के छोटे भाई के साथ फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन तभी वो बॉल को बहुत ही दूर जगह पर मार देता है जहाँ पर बिग जेन स्विम कर रहा था। लेकिन तभी बहुत सालों बाद उसकी बॉडी को देखने के बाद जेनाली भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उसे देखता रहता है। लेकिन तभी उसका काला सूट पहनने के बाद उसे उसके मोबाइल के ऊपर ध्यान जाता है जहाँ पर वैसा ही कवर लगा हुआ था जो कि स्कूल के दिनों में वो यूनिवर्सिटी में लगाया करता था, उसके काले बिज़नेस के यहाँ पर। जिसके बाद जेनाली को उसके ऊपर फिर से शक होने लगता है और वो छुपकर उसकी बातें सुनने लगता है और बिग जिन को भी किसी का कॉल आ जाता है, जिसके ऊपर वो बातचीत करते हुए कहने लगता है कि इस बार तुमसे क्या चाहिए मुझे, या फिर मुझसे तुम्हें कुछ चाहिए। लेकिन तभी आके लिटिल जेनाली ऑफिस में उसकी बातें भी सुनने लगता है जहाँ पर वो एक आदमी के साथ बातचीत कर रहे हुए कहने लगता है कि तुम जो मुझसे मांग रहे हो वो आसानी से नहीं मिलने वाला, इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर से काम करना पड़ेगा। और आगे की कहानी को हम अगले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को हाइप ज़रूर करिए। तो मिलते हैं डोंट बी टू इमोशनल के 8वें एपिसोड के अगले पार्ट में।